This is Barkha Dutt, and of course I'm on the road for the UP elections for the Quint. And as you can see, people are just out here. Not everyone's talking about politics. Some people are just out for a relaxed evening in the park. Now, राजनीति में तरह तरह की चीजें बोली जाती है. Politics can get really ugly. लेकिन ये तहजीब वाला शहर है. This is a place where there has long been a culture of कविता and शेरो शायरी. और हमने सोचा कि हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो नेता लोग तो तू मैं करते रहते हैं, लेकिन अगर हम शायरों की आंखों से और पोइट्स की आईज के थ्रू इस पूरे चुनाव को देखें तो कैसा रहेगा. तो इस फेसबुक लाइव पर वी आस्क यू टू जॉइन अस फॉर सम शायरी and of course some siyasat. Now before we meet some very renowned poets and shairs, let me show you, and I'll ask Abhay, who's operating the camera, to show you where we are. That is of course the famous Baradari. Baradari is of course a Safed Baradari, as it's called, was built by Nawab Wajid Ali Shah, and it was originally built as a palace of mourning. Then, of course, it was used by the British. The British used to use that wonderful marble, white marble building behind me to actually, determine disputes and have hearings for different petitions from citizens. Now, of course, we're in the park opposite the Safed Baradari, and it's just a public park. Here you can see people are just out for an evening. And Baradari, of course, the name comes from the fact that it has 12 doors, 12 darwaze. And we are, as we said, going to be talking about poets and shero shairi. Just asking Abhay here to be a little careful as he leads us to our four poets. हमने जैसे कि कहा कि हम बात करने वाले हैं सियासत की, लेकिन सियासत की बात करें तो ये तो नहीं होता कि पूरी तहजीब रह जाती है. तो हमारे जो यहाँ चार बहुत ही जाने माने यहाँ लेखक, पोएट, शायर्स हैं, मैं इनसे कहूँगी थोड़ा अपना भी परिचय दिलाएं. हमारे जो लोग देख रहे हैं ये हैं, यहाँ पर हैं शकील भाई. शकील भाई, आपसे शुरू करते हैं, अपने बारे में थोड़ा बताइए. ये मैं शकील गयावी, तकरीबन 35 साल से मैं शायरी कर रहा हूँ और पेशे से मैं एक टीचर हूँ और उर्दू से मेरा ताल्लुक़ है. यहीं से लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया है और आज आपने अपने चैनल पर मुझे बुलाकर कुछ बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ. चलिए, अभी आपसे बात करेंगे. यहाँ पे हैं राम प्रकाश जी. राम प्रकाश बेखुद, अपने बारे में कुछ बताइए खुद ही. जी जी जी, मैं राम प्रकाश बेखुद. मैं भी जैसा शकील भाई ने बताया कि मैं शायर हूँ और इत्तफाक से मुझे भी लोग शायर ही समझते हैं. अब अल्लाह बेहतर जाने मैं हूँ कि नहीं हूँ ये नहीं जानता मैं. बहरहाल ये शौक़ मुझे जैसा कि आमतौर से होता है बचपन से है और मैं शायरी करता हूँ. चूँकि मैं एक सर्विस पेशा आदमी रहा हूँ, मैं इंजीनियर था HL में. अच्छा, इंजीनियर शायर भी होते हैं, ये तो बड़ा अनयूजुअल है. नहीं, शायर ही आजकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, वरना तो कोई इंजीनियर के बस की बात रही नहीं है इंजीनियरिंग करना. मैं समझता हूँ कि, और चूँकि जब शायरी से शौक़ है, उसका ज़ौक़ है हमें, तो फिर जाहिर सी बात है कि दुनिया की तमाम मसाइलों से हमारा ताल्लुक़ रहता है. अभी आपसे बात करते हैं. बहुत खुशी हुई आपसे मिलके. यहाँ पर वासिफ फारूकी साहब हैं, आप भी अपना जरा अगर ताल्लुकात दिलाएं. अरे साहब, क्या बताऊं, कुछ दो वाक्य कुछ अपने बारे में. अब जैसे बेखुद भाई ने बताया कि वो इंजीनियर हैं, बेसिकली आई एम एन इंजीनियर. अच्छा, यहाँ बहुत इंजीनियर्स टर्न पोएट्स हैं. लेकिन अभी आपने एक बात ये कही कि क्या इंजीनियर शायरी कर सकता है, तो ये पोएट्री इज ए टेक्निकल फिनोमेना, यू नो. दैट्स ट्रू. तो अगर शायर उसमें राइम और स्टैंजास जो है वो काफी साइंटिफिक है, क्योंकि मैं भी लिटरेचर की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो इतना तो जानती हूँ. तो बड़ी टेक्निकलिटी होती है इसमें पोएट्री में, और अगर टेक्निकल आदमी इसको करेगा तो ज्यादा प्रॉपर ही मेरा ख्याल है फंक्शन. तो आप कह रहे हैं इंजीनियर द मोर क्वालिफाइड टू बी पोएट्स. तो हम लोग जैसे जो इंजीनियर कभी नहीं बन सकते थे, कभी शायर भी नहीं बनेंगे. और संजय जी हैं, संजय मिश्रा शौक, अपने बारे में कुछ बताएं. मैं एक ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति हूँ. मैंने उर्दू फारसी से एमए कर रखा है, कॉमर्स से कर रखा है और कई ज़बानें जानता हूँ, जैसे तमिल है, गुजराती है. अच्छा, वाह. तो इस तरह से मेरे लिखने की मेरे अंदर बचपन से अल्लाह ने सलाहियत दी थी जी, तो मैं वही सेवा कर रहा हूँ. तो हमने बात की आज, और अगर हम आपको थोड़ा सा पीछे हट के दिखाएं कि हम कहाँ बैठे हैं. दिस इज एक बहुत ही प्यारी छतरी है हमारे पीछे. हम एक पब्लिक पार्क में बैठे हैं, बिल्कुल सफ़ेद बारादरी के सामने. द वाइट मार्बल बिल्डिंग बिल्ट बाय नवाब वाजिद अली शाह. नवाबों का शहर है और शायरों का भी शहर है, लेकिन नेताओं का भी शहर है. तो सबसे पहले तो आपसे पूछूंगी कि ये राजनीति की तू मैमे में कुछ शायरी और कुछ कविता की जो एक भाषा है, एक तहजीब है, वो कुछ अभी भी जिंदा है क्या?
हाँ जी, डेफिनेटली है, और पोइट्री में ही ये तहजीब जिंदा है, अदरवाइज तो बड़ी बदतमीजियां हो रही हैं। मेरा अपना मानना यह है, पोइट्री के सिलसिले में बहुत अजीब सी बातें सामने आती हैं कि वो जो धरती पर चल नहीं सकता जी, वो भी ऊंची उड़ान सोचता है। वो जो धरती पर चल नहीं सकता वो भी ऊंची उड़ान सोचता है, और नियतें सबकी तख्तो ताज पे हैं, कौन हिंदुस्तान सोचता है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आजकल की इसको जरा इरशाद दोबारा। हाँ, वो जो धरती पर चल नहीं सकता वो भी ऊंची उड़ान सोचता है, और नियतें सबकी तख्तो ताज पे हैं, कौन हिंदुस्तान सोचता है। नोबडी इज केयरिंग अबाउट द कंट्री, एवरीबडी इज केयरिंग अबाउट हिमसेल्फ। तो ये पॉलिटिक्स की जो एक ड्रॉबैक है जी, उसके लिए हम लोगों को बहुत अटेंटिव रहने की जरूरत है। तो आपने एक बहुत बढ़िया बात बोली, आपने कहा कि इंडिया के बारे में कौन सोच रहा है, और अपने तरीके से बोला, अपना एक शेयर करके। संजय जी, अगर आपको कोई पोइट्री में कोई एग्जाम्पल मिलता है जो आज की पॉलिटिकल सिचुएशन को सम अप कर दे, तो आप क्या बोले? देखिए, मेरा एक शेर है जो हमारे सूबे की भी और सेंट्रल की भी सारी पॉलिटिक्स को कवर करता है। यहाँ सपेरे भी खुश हैं, तमाशबीन भी खुश। यहाँ सपेरे भी खुश हैं, तमाशबीन भी खुश। अजीब सांप हैं जिनसे है आस्तीन भी खुश। वाह, बहुत बढ़िया। मैं फिर कहूंगी क्योंकि ये इतना अच्छा बोले कि आप एक बारी दोबारा हमसे शेयर करें। यहाँ सपेरे भी खुश हैं, तमाशबीन भी खुश। यहाँ सपेरे भी खुश हैं, तमाशबीन भी खुश। अजीब सांप हैं जिनसे है आस्तीन भी खुश। शुक्रिया। और यहाँ जैसे ये छोटे बच्चे हैं, ये भी देख रहे हैं, और वासिफ साहब ने बात रखी कि भारत के बारे में कौन सोचता है, तो मुझे बच्चों को देख के ये थोड़ा फील हुआ कि भारत, ये देखिए, दिस इज द इंडिया, दिस इज इंडिया, यस, एंड हु इज थिंकिंग ऑफ दिस इंडिया, हु इज केयरिंग अबाउट दिस। हुकूमतें जो हैं कहती हैं कि हम गरीब के आखिरी आदमी को ढूंढ रहे हैं और उस तक पहुंचाना चाहते हैं सारी मदद, लेकिन वो आखिरी आदमी उन्हें पिछले 70 वर्षों में तो मिल नहीं पाया। अब उम्मीद करते हैं हम लोग, क्योंकि उम्मीद सांस को भी चलाती है, जिंदगी के रथ को भी चलाती है और दुनिया को भी। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो थोड़ा इधर भी आते हैं, यहाँ भी थोड़ा शकील भाई थोड़ा जगह देंगे। तो आप लोग तो भाई ऑलरेडी आपने जो एक पब्लिक डिस्कोर्स का लेवल है उसको यहाँ पहुँचा दिया है, नहीं तो हम लोग पत्रकार हैं, सिर्फ नेताओं से ही मुलाकात होती है, वो लेवल जरा यहाँ तक पहुँचा होता है। तो आप कुछ अपना चुनाव पे थोड़े अपने थॉट्स शेयर करिए। चुनाव पे क्या असल में होता क्या है कि ये हमारे जो नेता हैं जी, वो हमें तकसीम करने का, बांटने का काम करते हैं। मैं कहूँ कि किसी में डोर धर्म की, किसी में मजहब की, ये चरखियाँ तो सदन में घुमाई जाती हैं। किसी में डोर धर्म की, किसी में मजहब की, ये चरखियाँ तो सदन में घुमाई जाती हैं। रहें जमीन पे तो सबसे मिल के रहती हैं, पतंगे लड़ती नहीं हैं, लड़ाई जाती हैं। वाह, बढ़िया। पतंगे लड़ती आपसे भी एक रिपीट मांगूंगी क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को। जी। किसी में डोर धर्म की, किसी में मजहब की, ये चरखियाँ तो सदन में घुमाई जाती हैं। रहें जमीन पे तो सबसे मिल के रहती हैं, पतंगे लड़ती नहीं हैं, लड़ाई जाती हैं। तो मतलब आप देख सोचिए, मुजफ्फरनगर जी, या कुछ और सब करवाया जाता है। जी बेशक, ये होता नहीं है, ये करवाया जाता है। जी बेशक, इसमें दो राय नहीं है। और सभी नेता आग से खेलते हैं। जी बिल्कुल। नेताओं के बारे में तो ये है कि मैं एक शेर आपको अर्ज कर दूं कि न याद आई जो गाली तो कह दिया नेता, न याद आई जो गाली। यहाँ पे खूब हंसी मजाक भी हो रहा है। आई थिंक आवर कैमरास मस्ट कैप्चर दिस। न याद आई जो गाली तो कह दिया नेता, अब उसको इससे ज्यादा जलील क्या करते। बहुत खूब। शकील भाई जी कुछ अब आप भी अर्ज करें। भाई, ये राम प्रकाश बेखुद साहब ने नेताओं को दलील करने की बात की है। लेकिन इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और जाहिर है कि हमारे यहाँ की सियासत ने हमारे मुल्क को अजीम बनाया है यकीनन। और पिछले 67-68 वर्षों में हम काफी बुलंदियों पर। तो आप सिनिकल नहीं है, जैसे ये तीन हमारे दोस्त हैं, ये काफी सिनिकल हो चुके हैं, आप अभी भी थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं नेताओं के बारे में। मैंने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया है और अपने मुल्क के बारे में मैंने यही सोचा है। मेरे 4 मिसरे आप सुने तो आपको अंदाजा होगा मेरी शायरी के बारे में कि जाने कैसी दिलों में दूरी है, जाने कैसी दिलों में दूरी है, जिंदगी आज भी अधूरी है, देश आवाज दे रहा है हमें, एक होना बहुत जरूरी है। वाह 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 वाह, बहुत जरा नवाजी। तो ये एक रिपीट हो जाए। जी, जाने कैसी दिलों में दूरी है, जिंदगी आज भी अधूरी है,
जाने कैसी दिलों में दूरी है, जिंदगी आज भी अधूरी है, देश आवाज़ दे रहा है हमें, एक होना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश की ज़रूरत एकता और अखंडता हमेशा रही है, इसलिए मौजूदा सियासत में भी हम चाहेंगे कि एकता ही हमारे देश को बुलंदी तक पहुंचा सकती है। और जिन लोगों की बातें अभी आप कर रही थी कि जो खट्टी मीठी सियासत करते हैं कुछ लोग बाहर से आकर, ये सही नहीं है, ये हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जाहिर है कि हमारे इस देश में अच्छे लोग हैं, तभी हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है। और आप जैसे सहाफ़ियों ने अच्छाई और बुराई के दरमियान फ़र्क करके यकीनन इस देश को आगे बढ़ाने की बात की है। तो मैं बताना चाहती हूँ, ये फेसबुक पे लाइव जा रहा है और हम सफ़ेद बारादरी जो वाइट मार्बल की बिल्डिंग है जो नवाब वाजिद अली शाह ने बनाई, उसके सामने एक छोटे से पार्क में यहाँ बैठे हैं। आप नेताओं को सुनते होंगे, उनकी जो एक दूसरे से लड़ाई होती है वो तो काफ़ी लो लेवल तक बात को ले आती है। लेकिन हमने सोचा कि भाई नवाबों के शहर आए हैं, गंगा जमुना तहजीब की बात होती है, तो यहाँ पर सियासत की बात करें तो शायरी भी मुमकिन है। हम फेसबुक लाइव पे हैं, अगर आपके कोई सवाल हो, कोई कमेंट्स हो तो आप भेजिए। यहाँ पर अभी तक तो जो आ रहे हैं कमेंट्स, जो कि बहुत कम आते हैं सोशल मीडिया पे, सुपर सुपर, वाह वाह, वाओ वाह वाह, सुपर, बहुत खूब, सुपर, यही आ रहे हैं। ये बहुत अनयूजुअल है। मुझे लगता है कि आप लोगों को नेता बनाना चाहिए, क्योंकि वैसे हम लोग ये करते हैं तो सब लोग कहते हैं कि क्या लोग आ गए हैं, हमें भी गालियां पड़ती हैं, उनको भी। ये पहली बारी मैं देख रही हूँ कि लोग कह रहे हैं सही है जी, सही है जी। हमारा तो एक कहना ये है कि भारत को बांटते हैं जो सूबों के नाम पर, कीचड़ उछालते हैं शहीदों के नाम पर। वाह। भारत को बांटते हैं जो सूबों के नाम पर, कीचड़ उछालते हैं शहीदों के नाम पर, और करते हैं ऐसे काम के शैतान रो पड़े, और रखते हैं लोग नाम फरिश्तों के नाम पर। तो ये जो लोगों की का रवैया है कि साहब वो नाम बड़े और काम बड़े अपने शो करते रहते हैं, लेकिन बज़ाहिर तो वो बहुत कुछ करते हैं देश के लिए, लेकिन अगर उसको बातिन में देखा जाए, बैकग्राउंड में देखा जाए, तो वो देश को सिवाय नोचने लूटने के अलावा और कुछ नहीं करते। तो उन लोगों को चाहिए कि इस देश की जो पहचान है, जो शनाख्त है पूरी दुनिया में, इसकी संस्कृति, इसकी तहजीब, इसका जो खूबियां हैं, वो लोगों तक पहुंचाएं और उसको अच्छा बेहतर करके और दिखाएं। जो हमारे नेता हैं खास तौर से, क्योंकि वही हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं और वही तस्वीर हमारी देश की बना करके दुनिया के सामने पेश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सवाल आया है, इस पोइट्री बीइंग यूज्ड इन द कैंपेन्स, क्योंकि ये होता है कि आप लोग तो बहुत एक तरह से इस शहर के और इस प्रदेश के जाने माने आप लोग हैं, यहाँ पर लिटरेरी लोग हैं, लेकिन जो एक स्लोगन राइटिंग है वो भी वासिफ साहब, वो भी अपने आप को शायर कहने लग गए हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए स्लोगन लिखते हैं। वो जैसे वो ट्रक के ऊपर लिखी होती है ना शायरी, हाँ। तो वो जाहिर सी बात है, वो शायरी तो होती नहीं है। ट्रक के ऊपर जो लिखी होती है वो बम्पर होता है। उसपे तो ओके हॉर्न टाटा भी आता है, वो कल को वो कहते हैं हम भी शायर हैं। पोइट्री के नाम पर जो मजाक हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी हम लोगों पर भी है कि हमें भी इस पर कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको रोकने की कोशिश करें। लेकिन बहरहाल वो पब्लिक तक अपने सेंटिमेंट्स को पहुंचाना या अपनी बात को पहुंचाने का एक बहुत सॉफ्ट मीडियम है पोइट्री। तो वो अगर उल्टी सीधी भी है तब भी लोग समझ जाते हैं उसको आसानी से, वो इंटरटेन होते हैं वो। तो ये एक फायदा होता है खाली। अब वो बहरहाल बहुत सी बातें हैं जो पॉलिटिक्स और शायरी से जुड़ी हुई हैं, तो कोई भी शायर क्या रिलेशनशिप है पॉलिटिक्स और पोइट्री का, क्या रिश्ता है? देखिए, पोइट्री जो है वो समाज की सबसे आपका फोन बज रहा है, एक सेकंड उसको ऑफ करते। और मैं यही सवाल जब तक ये करते हैं संजय जी से पूछती हूँ कि पोइट्री और पॉलिटिक्स का क्या रिश्ता है? पोइट्री और पॉलिटिक्स का ये रिश्ता है कि एक बार दिनकर जी और वो तो सुना होगा आपने जी, दिनकर जी का तो बहुत ही, दिनकर जी ने नेहरू जी को गिरने से संभाल लिया था। पॉलिटिक्स के कदम जब लड़खड़ाने लगते हैं तो साहित्य उसे संभाल लेता है। ये साहित्य की खूबी है, अदब की खूबी है। और अगर देखिए, सारे लोग उम्मीद करते हैं कि सब लोग, हमारे नेता लोग हमें राह दिखाएं, लेकिन मजबूरी ये है कि हम लोगों को, नेता लोगों को राह दिखाना पड़ता है। तो क्या राह दिखाना चाहेंगे? यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब की मैंने भी बात की, लेकिन कुछ लोग कहेंगे ये क्लीशे सा बन गया है। वो राजनीति जो धर्म और जाति को बाहर नहीं छोड़ती। देखिए, सबसे बड़ी समस्या दुनिया में ये है, जो आदमी सही रास्ता छोड़ देता है उसका सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो एक बात ये भूल जाता है कि ये दुनिया जो है वो सराय है, थोड़े दिन का यहाँ रहना है।
लेकिन वो इस बात को भूल जाता है और दुनिया को अमर समझ के सारे गलत काम करने लगता है। यही बुनियादी चीज है। एक बड़ा मजेदार सा सवाल है आप चारों के लिए, हवा का रुख किधर है उत्तर प्रदेश में, कुछ शायराना अंदाज में पता चले तो बेहतर। तो मैं चारों से ये सवाल पूछूंगी, ये मुकेश महिपाल का सवाल है, तो आपसे शुरू करूंगी। हवा का रुख किधर है, कुछ शायराना अंदाज में पता चले तो बेहतर। वैसे सवाल मुश्किल है क्योंकि हवा का रुख किसी के लिए भी पढ़ना काफी मुश्किल है, लेकिन शायराना अंदाज में जवाब मांगा है। जितने आप लोग जितने जर्नलिस्ट हैं वो सबसे यही सवाल करते हैं कि हवा का रुख किधर है। हालांकि यू नो बेटर देन अस। मैं तो कहती हूँ कि मैं जिस चुनाव मैं जब भी कोई फोरकास्ट करती हूँ वो गलत आता है, बिल्कुल गलत आता है। इसलिए अब मैं कहती हूँ कि जो हारना चाहे ना उससे वो मुझसे कहलवा ले कि वो जीतने वाले हैं। नहीं, हम लोग तो देखिए बहुत खुले दिल के लोग हैं। कशकोल कहते हैं भीख मांगने वाला प्याला, जो भिखारी लेके नहीं चलता उसे कशकोल कहते हैं। तो मैंने ये कहा कि जितने लोग आते हैं ये भिखारियों की तरह अभी आपके सामने आ रहे हैं सब लाइन से, कि बहुत दिनों हमारी बस्ती का एक भिखारी बहुत दिनों से तरस रहा है। हमारी बस्ती का एक भिखारी बहुत दिनों से तरस रहा है। सियासी कशकोल भर के इसे भी इज्जत माफ कर दो। इज्जत माफ का मतलब समझती हैं आप? जी। क्या आप समझाइए। इज्जत माफ का मतलब ये है कि आप उसे वो ऑनरेबल बना दीजिए, इज्जत दे, आप उनको ऑनरेबल बना दीजिए, लेजिटिमेट और रिस्पेक्टेबिलिटी दे। तो ये होता है कि हमारे वोटों के टुकड़ों पे पलने वाले लोग कुछ दिनों के बाद हमारे लिए माननीय हो जाते हैं और हमारी है कोई हैसियत नहीं बचती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो माननीय वो हो जाते हैं जिन्होंने भीख मांगी, जिन्होंने भीख दी वो कहाँ है, स्टैंड कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये है आयरनी, इसको कहते हैं आयरनी। संजय जी। जी हाँ, जैसे ये लोग वोट मांगने के लिए तो घर घर आते हैं, उसके बाद जैसे ही इनको ओहदा मिल जाता है ये उस जनता से, उस आवाम से कट जाते हैं। यानी अभी निकलते हैं तो उनकी फ्लीट निकलती है। क्यों ये ऐसा होता है, एक सवाल जहन में उठता है। या जैसे रेल मंत्री हैं, ये जो गरीब जनता है वो बहुत है, जनरल के डिब्बे ज्यादा लगाना चाहिए, इस पे कोई बोलता नहीं है। तो मतलब इस तरह की है। इन सब को देख के मुझे ये कहना पड़ता है कि आपस में भाइयों को लड़ाता रहा हूं मैं, आपस में भाइयों को लड़ाता रहा हूं मैं, झूठा हलफ सदन में उठाता रहा हूं मैं। बढ़िया, एक इरशाद। आपस में भाइयों को लड़ाता रहा हूं मैं, झूठा हलफ सदन में उठाता रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया। लेकिन शायराना अंदाज में यहाँ पे शकील भाई और राम जी से भी थोड़ा पूछते हैं। और आप क्या कहेंगे? मैं बताऊं हवा की बात कि तूफान भी आता है तो आए न बुझेंगे, बादल भी अगर जोर लगाए न बुझेंगे, कह दो ये सियासत से हमें फूंक न मारे, सूरज हैं हवाओं के बुझाए न बुझेंगे। वाह वाह वाह। सूरज हैं हवाओं के बुझाए न बुझेंगे। तो ये जो जैसा कि सवाल उन्होंने पूछा कि इधर ये इस उत्तर प्रदेश में क्या रुख है हवा का, तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त हमारे वहाँ जो 3 मेन पार्टियां हैं, खासतौर से सापा जी और बसपा और बीजेपी, और तीनों लोगों का ये दावा है साहब कि सरकार हम बनाएंगे जी। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की जनता अब इतनी जागरूक हो गई है कि उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हवा का रुख किधर जाना चाहिए। वो बहुत अच्छी तरह समझती है कि हमारी हवा का रुख किधर जाना चाहिए। वो बहुत अच्छी तरह समझती है कि हमें किसकी पार्टी को वोट देना है। आप कह रहे हैं लोग समझदार हैं। बहुत समझदार। शायराना अंदाज में जो सवाल आया, जी ये बहुत अच्छा सवाल है कि इलेक्शन के मौके पर आपने ये सवाल किया है। मैं नेताओं के बारे में कम बल्कि जो लोग वोट देकर नेताओं को नेता बनाते हैं उनके लिए एक पैगाम देना चाहता हूं आपके चैनल से। कहा है कि क्यों बुलाते हैं मुझे अब ये बुलाने वाले, क्या पलट कर कभी आते भी हैं जाने वाले, और ऐ परिंदो कहीं दानों को न चुगने लगना, ऐ परिंदो कहीं दानों को न चुगने लगना, फिर शिकारी हैं इधर जाल बिछाने वाले। तो मैं चाहता ही हूँ कि हमारे जो वोटर्स हैं वो ऐसे दाने न इस्तेमाल करें कि जिनको आपके नेता चुगने पर मजबूर करें, बल्कि पारदर्शिता होनी चाहिए। और चाहे बीएसपी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या कांग्रेस हो, या बीजेपी हो, जो अच्छा लीडर आपको लगे वहीं तक हमारा वोट पहुंचना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की हवा बहुत अच्छी है। उम्मीद है कि अपने अपने क्षेत्र में जितने भी अच्छे हमारे लीडर्स हैं वो यकीनन जीत से हमकिनार होंगे और पब्लिक अच्छे लीडरों को ही अपने वोट देगी। मैं आखिर में आप सबसे बोलूंगी एक क्लोजिंग शेयर हमारे साथ शेयर करें। जब आप आज की राजनीति को देखते हैं तो अगर आपको अपने ही अंदाज में
आज के हालात, जहां मैंने कहा कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, और हम लोग को भी कहना चाहिए रिपोर्टिंग। हम लोग भी जब रिपोर्टिंग करते हैं तो हम कहते हैं भाई ब्राह्मण वोट कहाँ जाएगा, ठाकुर वोट कहाँ जाएगा, मुस्लिम वोट कहाँ जाएगा, हिंदू कंसोलिडेशन होगी, और क्या झूठ बोले, स्ट्रैटेजी भी ऐसी बनती है। अब एक जगह आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जो पिछड़े थे, जो जिनको सप्रेस किया, आइडेंटिटी जरूरी भी है। दूसरी तरफ एक सुप्रीम कोर्ट का बयान है कि भाई आइडेंटिटी को आप मत लाइए, ना धर्म को ना जात को। पर सच तो ये है कि रणनीति भी जो है पार्टियों की वो इसी मुद्दे, इन्हीं मुद्दों पे बनती। तो इसको सोचकर चारों से कहूंगी कि अंत में कुछ अपने ही अंदाज में आज के पॉलिटिक्स को आप समाप्त करिए। हमारे वहाँ जो मुख्य मुद्दा है, आमतौर से ये देखा गया कि हमारे शहर का जोग्राफिया बदलता है। हमारे शहर का जोग्राफिया बदलता है, गजल में जैसे कोई काफिया बदलता है। हमारे शहर का जोग्राफिया बदलता है, गजल में जैसे कोई काफिया बदलता है। हमारे वोट कोई फैसला नहीं करते, हुकूमतें तो यहाँ माफिया बदलता है। तो ये जो हमारे वहाँ की हुकूमतें तो यहाँ माफिया बदलता है, हुकूमतें तो यहाँ माफिया बदलता है सर। लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट आवाम से भी है इसको लेकर के कि ये कुर्सियाँ भी हैं बिगड़ैल घोड़ियों की तरह, ये कुर्सियां भी हैं बिगड़ैल घोड़ियों की तरह। लगाम खींच के काठी संभाल कर रखना, लगाम खींच के काठी संभाल कर रखना। बहुत से सांप इलेक्शन में बिल से निकलेंगे, तुम अपने वोट की लाठी संभाल के रखना। वाह 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 वाह। ये आखिरी दो लाइन तो दोबारा बताइए। बहुत से सांप इलेक्शन में बिल से निकलेंगे, इलेक्शन में बिल से निकलेंगे, तुम अपने वोट की लाठी संभाल कर रखना। तुम अपनी वोट की लाठी संभाल कर रखना। क्या लोग वोट की लाठी संभाल के रखते हैं कि लोग एक्सप्लॉइट होते हैं? हमारी डेमोक्रेसी हमारा सबसे बड़ा वर्च्यू है, लेकिन क्या ये सच्ची में जनता की एक तरह से पावर है, पीपल पावर है? क्या वोट की लाठी सांप को मार सकती है? बिल्कुल, वोट की लाठी सांप को मार सकती है, और ये वोट ही की लाठी है कि हर 5 साल के बाद हुकूमतें इस तरह से बदल जाती हैं कि जाने वालों को ये एहसास तक नहीं होता कि पब्लिक ने मुझे बदल दिया। लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए कि जो लोग बिल्कुल एहसास नहीं करते अपने दिल में कि हमें क्या करना चाहिए, कहा है कि क्या जाने किस तरह से जिए जा रहे हैं लोग जी, क्या जाने किस तरह से जिए जा रहे हैं लोग, खुश हो के जामे जहर पिए जा रहे हैं लोग। मंजर अजीब है ये निगाहों के सामने, मंजर अजीब है ये निगाहों के सामने, कांधों पे अपनी लाश लिए जा रहे हैं लोग। लेकिन लाश बनकर नहीं, बल्कि जिंदगी बनकर हमें इस वोट में तब्दीली की ज़रूरत है, ताकि हमारा प्रदेश तरक्की करे, और उसी पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए कि जिसने विकास का काम किया है। जी, एक यहाँ पर हेम प्रकाश अग्रवाल का एक फेसबुक लाइव पर आया है कमेंट, जनता धीरे धीरे ही सही जागरूक होती जा रही है। ये किसी का कहना है। उस तरफ एक मोइन सिद्दीकी हैं वो कहते हैं अखिलेश और राहुल के गठबंधन को शायराना अंदाज में किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? ये मैं अर्ज करूं कि नचाए जिस तरह चाहे सियासत, ये जनता है कोई लट्टू नहीं है। नचाए जिस तरह चाहे सियासत, ये जनता है कोई लट्टू नहीं है। हाँ। उसे कह दो ये है दिल्ली की कुर्सी, हाँ। किराए का कोई टट्टू नहीं है। तो ये जनता जो है अब नाचने वाली नहीं है इशारों पे, क्योंकि जो जागरूकता की बात है, वाकई जागरूकता अब आई है लोगों में, और वो अपने वोट की कीमत समझने लगे हैं। वो जानते हैं कि हाँ, हमारा वोट ही फैसला कर सकता है। इसलिए जनता को अब इतना बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं रहा मेरे हिसाब से। तो बहरहाल ये है कि अब देखना ये है कि जनता अपनी समझदारी का सबूत किस तरह पेश करती है इस इलेक्शन में। अच्छा, आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, ये सुमित यादव की, प्लीज आस्क हिम टू रिपीट दैट शेर, सांप निकलेंगे। तो आप रिपीट कर लीजिए। जी, मैं पूरा सुना देता हूँ। सुनाइए जी, ये घोड़ियाँ तो हैं ये कुर्सियाँ तो हैं बिगड़ैल घोड़ियों की तरह, लगाम खींच के काठी संभाल कर रखना। बहुत से सांप इलेक्शन में बिल से निकलेंगे, तुम अपने वोट की लाठी संभाल कर रखना। वाह वाह, वोट की लाठी संभाल कर रखना। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं।
कुछ अपनी भी शायरी यहाँ अटेम्प्ट हो रही है। वैसे ये शेर तो नहीं है, ये तो मुझे हिंदी फिल्म की लाइन लगती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। ये सब लिख के यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों से भी अंत में पूछती हूँ कि राहुल और अखिलेश, ये जो सवाल आया था कि इनकी अलायंस को शायराना अंदाज में जरा डिस्क्राइब करिए। ये राहुल और अखिलेश और बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी जी, फोरकास्ट तो ये है, मैं कर दूं कि जिसकी भी सरकार बनेगी मायावती को लेके बनेगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं मायावती, क्योंकि मायावती का इस चुनाव में ज्यादा जिक्र अभी तक नहीं हुआ है। मायावती को लेके बनेगी इसलिए कि चाहे कांग्रेस और सपा है, इतने उनके पास नहीं आएंगे, या तो वो लेंगे या बीजेपी इनको लेगी, यानी मायावती उसमें रहेंगी सरकार में जी। सरकार उन्हीं के साथ बनेगी, दोनों में से कोई भी ले सकता है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये एक पुराना शेर है कि ये बज़्म मैखाना है, जामे जम नहीं है जी, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। ये तो मुकद्दर का सिकंदर टाइप पुराना शेर है। मैं ये एक शेर और कहता हूँ कि तन्हाई ने जब जामे इदराक किया, आवाजों ने सन्नाटे को चाक किया, दुनिया ने वो जहर भरा मुझ में, मैंने सांपों से डसवा कर खुद को पाक किया। तो ये जो शेर है ये जनता की तरफ से, जनता ये सारे जो हैं जनता के लिए नागनाथ और सांपनाथ ही, अगर कुछ नहीं करते हैं तो बेकार है, इसीलिए इनको बार बार बदला जाता है और हर बार ये वादे करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उस तरह से काम नहीं करते। मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं इंसान की, बिजली, पानी और ये सड़कों का, यही आज तक 70 साल में नहीं हो पाया, जबकि हो जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है, जिसके जवाब में जनता उन्हें अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप चारों जो है, मैं जानती तक नहीं कि आप किस पार्टी को समर्थन देते हैं, अगर किसी को देते हैं, लेकिन जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे बिल्कुल तमीज से हम लोगों ने बात की, जो कि आजकल होता ही नहीं। वासिफ भाई, कभी आपको लगता है कि देश का जो पब्लिक डिस्कोर्स है और टीवी पे भी जिस तरह की चीखा चिल्ली होती है, शाउटिंग मैचेस होते हैं, कि एक तरह से हम लोग भूल गए एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? देखिए, स्कूलों में भी अब नैतिक शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। पहले ये होता था कि हम लोग अपने मोहल्ले के बुजुर्गों को देख के शरारतें करना बंद कर देते थे, लेकिन आज तो अपने पिता का छोड़िए, पिताई का नहीं हो रहा है सम्मान उस तरह से। तो जब हम सम्मान, आप नेताजी की तो बात नहीं कर रहे? नहीं, वो तो कैसा, वो तो कहेंगे बच्चे तो कहेंगे, बेटा तो कहेगा कि भाई आप लोगों ने अपने आप को तरह तरह के लोगों से सराउंड कर दिया, पार्टी के लिए बुरा था। ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ कि आज अगर हम आपको आदर नहीं देंगे तो दूसरा देख के कैसे आपको आदर देगा या हमें आदर देगा? जब हम आदर छोटे से देते हैं तभी तो बड़े होकर हमें आदर मिलता है। तो वो हमारे अंदर से ताकत का जो है वो नशा छा गया है लोगों की आंखों पर, और हवस की पट्टी बन गई है, जिसकी बुनियाद पे सारा फसाद होता है। अच्छा, अब मैं नहीं जानती, मुझे माफी दीजिएगा कि पर एक रिक्वेस्ट आई है, निखिल सोनी एक बार फिर तन्हाई वाला शेर। अब तन्हाई वाला शेर किसका था मुझे मालूम नहीं, आपने थोड़ा रिपीट करें। तन्हाई ने जब जामे इदराक किया जी, आवाजों ने सन्नाटे को चाक किया जी, दुनिया ने वो जहर भरा मुझ में, मैंने सांपों से डसवा कर खुद को पाक किया, रिश्ते नाते हाथ छुड़ा कर बैठ गए, गुर्बत ने जब से मुझको पोशाक किया। एक यहाँ पर रिक्वेस्ट आई है देवेश गुप्ता की, बरखा मैम प्लीज एक शेर तो दल बदलू नेताओं पर होना चाहिए। वैसे भाई या कोई और अगर कोई आप, अच्छा आप उनका एक हमारे यहाँ शायर थे लखनऊ में, आफ्ताब लखनवी जी, उनका शेर बहुत अच्छा है कि अजब का जोर चले है यहाँ इलेक्शन में, कहीं पुलाव कहीं पूरियां भी होती हैं, वो किसको वोट दे जो हर तरफ का खाए हो, नमक हलाल की मजबूरियां भी होती हैं। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है कि राहुल और अखिलेश पे तो आपने शेर दिया, लेकिन मोदी जी पे नहीं दिया किसी ने शेर। कोई देना चाहेगा तो? यहाँ पर सब थोड़े से क्वाइट हो गए हैं सब लोग। है तो प्रधानमंत्री जी हमारे, तो थोड़ा रिस्पेक्ट तो वो तो रखना पड़ेगा, लेकिन उनकी वजह से ये हुआ है कि मैंने माना कि थे हालात अजब से पहले जी, मैंने माना कि थे हालात अजब से पहले जी, ऐसी हालत तो न थी शहर की अब से पहले। ये शहर हमारा देश है पूरा जी, कि ऐसी हालत तो न थी शहर की अब से पहले, और भेंट चढ़ते हुए दरियाओं ने जब भी मांगी, ये हमारी देश की जनता है बेचारी जिसकी तरफ से शेर पढ़ता हूँ, कि भेंट चढ़ते हुए दरियाओं ने जब भी मांगी, हमको पानी में उतारा गया सबसे पहले। तो कुर्बानी तो हमें ही देनी पड़ती है जी, जी, कोई भी हो, तो कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, तो पहले कुर्बानी के बकरे हम ही हैं। हम देश का वही
एक डेमोक्रेटिक सेटअप में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही है कि ऐसे ऐसे लोगों को हम ताज पहना के बैठा देते हैं जो हमारी तरफ पलट के नहीं देखते। तो ये आपको लगता है अंत में अब बहुत सारे इंडिविजुअल नेताओं के रिक्वेस्ट आ रहे हैं, आप कोई कह रहे हैं शिवपाल यादव पे भी दीजिए, तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। फिर से बहुत जल्दी अगर वासिफ भाई आप कुछ कहना चाहें अंत में एज वी रैप अप। बस देखिए अखिलेश यादव या शिव कोई भी शेर राजनीति इंडिविजुअल्स को छोड़े, कोई ओवरऑल देश के हालात, देश के लोगों के लिए के नाम से अब ये है देखिए कि लोग घर घर में जलाते हैं सरे शाम चराग, शाम होते ही रोशनी करने की कोशिश की जाती है। लोग घर घर में जलाते हैं सरे शाम चराग, डर अंधेरों का लगा रहता है सबसे पहले, डर अंधेरों का लगा रहता है सबसे पहले। और जर्फ कहते हैं कैपेबिलिटी को, कि जर्फ भी देख ले हर दस्ते तरफ से क्या है कि देखिए मिसरा मैं भूल गया, हाँ वो आप इतनी जल्दी कहाँ लग जाए। कोई और किसी के मन में कुछ हो तो आप बताइए। हाँ राम जी चलिए आपके पास आते हैं जी। करता हूँ कि खास तौर से ये शेर के कहीं गेहूं कहीं से धान की खुशबू महकती है, कहीं गेहूं कहीं से धान की खुशबू महकती है, हमेशा धूप और लोबान की खुशबू महकती है, हमेशा धूप और लोबान की खुशबू महकती है। हमें तो इत्र मलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारे दिल से हिंदुस्तान की खुशबू महकती है। अरे वाह, ये थोड़ा सा रिपीट हो जाए, बहुत इसकी रिक्वेस्ट होगी। लास्ट टू लाइन्स। हाँ लास्ट टू लाइन्स कि हमें तो इत्र मलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारे दिल से हिंदुस्तान की खुशबू महकती है। बहुत बढ़िया। नो बेटर नोट इन फैक्ट टू रैप अप, साइनिंग ऑफ। वी आर ऑन द रोड हियर। हमने कहा कि सियासत तो चलती रहती है लेकिन सियासत के साथ शायरी जिंदा है। मुझे बहुत अच्छा लगा हमें जिस तरह के रिस्पॉन्सेज इसमें मिल रहे हैं, इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज शायद किसी नेता के लिए नहीं मिले। मैं संजय जी, वासिफ भाई, राम जी और शकील भाई से धन्यवाद यहाँ पर करना चाहती हूँ। दिस इज बरखा दत्त साइनिंग ऑफ फॉर द क्विट।